है सर? दिल्ली से। दिल्ली से, अच्छा। और अपनी आईएफआईपी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं यादव सर। ओके। सर दिल्ली में कहाँ पर है यादव सर का? सरिता बिहार। ओके। जी सर, आवाज आ रही है सर? हेलो जी सर, आवाज आ रही है? हाँ जी सर, आ गई आवाज। सर आवाज आ रही है आपके सर? हेलो, उन्हें लगता नहीं आ रही। हेलो सर माइक ऑन कर रहे हैं अपना? वो फिर से डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट होंगे। हेलो। जी सर, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, लेकिन चलिए मैं बोलूं, फिर पूछिए आप लोग कुछ सवाल। हाँ बोलिए। बिल्कुल सर। सर गुड आफ्टरनून। मेरा एक क्वेश्चन है। मेरा नाम शालिनी है। आपकी वीडियो नहीं आ रही प्रश्न कीजिए कोई जिनको करना है। सर वीडियो नहीं आ रही है। इसमें थोड़ा ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा कुछ। वीडियो का जस्ट मिनट। सर मैं क्वेश्चन पूछूं? हाँ पूछिए। जी जी सर, मेरा ये क्वेश्चन है। मेरे नी में पेन रहता है। मेरा वेट भी ज्यादा है। जैसे ही मैं अपना वेट कम करने का प्रोसेस स्टार्ट करती हूँ तो मेरे लेफ्ट नी में पेन स्टार्ट हो जाता है। तो उसको कैसे, मतलब वो परमानेंट नहीं है। जैसे ही मैं सब कुछ बंद कर दूंगी वो पेन भी बंद हो जाएगा। हेलो सर, आपको अनम्यूट करना होगा सर। सर अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ सही है। हाँ अनम्यूट करें सर। हाँ जी, हो गया। एक बार टच करिए सर, एक बार टच करिए, बस हो गया। हो गया जी। हाँ जी। अच्छा, प्रश्न को एक बार दोबारा कीजिए शालिनी जी। जी गुड आफ्टरनून सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे नी में पेन स्टार्ट होता है, लेकिन ये परमानेंट नहीं है। मेरा वेट ज्यादा है, तो जैसे मैं अपना वेट कम करने का प्रोसेस स्टार्ट करती हूँ तो ये पेन स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही मैं सब कुछ बंद कर देती हूँ, एक्सरसाइज और लेमन वाटर और ये सब, तो वो पेन भी धीरे धीरे गॉन हो जाता है। तो आपने खुद ही जवाब भी दिया है कि वजन थोड़ा ज्यादा है, वजन कम करने के लिए, लेकिन जब आप कोशिश करते हैं तो पेन बढ़ जाता है। तो जी जी आप सर। वजन कम करने के लिए आप लगता है कि जंपिंग एक्सरसाइज वगैरह ज्यादा करते हैं। आप जंपिंग एक्सरसाइज ना करें बिल्कुल, और वजन कम करने वाले सारे तरीके मैं बता देता हूँ। उस तरह से करेंगे तो वजन भी कम हो जाएगा और दर्द भी ठीक रहेगा। तो एक तो आप योगा में जो कुंजल क्रिया है, पानी पी के जो निकालने वाली है, वो आपको करना है 2 हफ्ते तक। पानी पी के सवेरे गुनगुना पानी, उसमें नमक वगैरह नहीं डालेंगे, कागज में बैठ के 4-5 गिलास पीजिए और खाली पेट, और उसको निकाल दीजिए। कुंजल के बारे में डिटेल में समझ लीजिएगा, और अगर आप जानते हैं तो कीजिए। उसके बाद कुंजल के बाद आपको सूर्य नमस्कार 3 से 5 राउंड करना है। उसमें कोई घुटने पर जोर नहीं पड़ेगा, जितना आप कर सकते हैं उतना ही करिए। पहले 1 राउंड से शुरू करिए, फिर 2 राउंड करिए, फिर 3 राउंड करिए, फिर 5 राउंड तक करिए। उसके बाद आसन, चक्रासन, धनुरासन और कोणासन, कटी चक्रासन, गोमुखासन, अर्ध मत्स्यासन, भुजंगासन आसन आप जानते ही हैं। इन सारे आसनों को थोड़ा सा 10 सेकंड की जगह 20 सेकंड, 25 सेकंड, आधा मिनट रुक के करिए। अगर नहीं रुक पाते कोई बात नहीं, उसको रिपीट करिए। एक ही आसन को 3 बार, 4 बार, 5 बार करिए, काउंटर कर करके। एक आगे झुकने वाला, एक पीछे झुकने वाला, एक साइड झुकने वाला, एक दूसरे साइड झुकने वाला। इस तरह से करेंगे
उसके बाद आपको प्राणायाम खूब करना है। प्राणायाम में भस्त्रिका प्राणायाम इतना करिए और उद्यान बंद का अभ्यास खूब करिए, सांस बाहर करके पेट पिचकाइए। अगर इतना आप करते हैं तो आपका वजन भी कम हो जाएगा और इसमें कहीं घुटने पर दिक्कत नहीं होगी। साथ में घुटने के लिए भी आसन करिए। घुटने के लिए एक जैसे कि पैरों को फैला करके और दोनों पैरों को सामने ला करके और एक तकिया का इसका तौलिया का रोल बनाइए कस के टाइट एकदम, और रोल बना के उसको रस्सी से बांध दीजिए एकदम टाइट हो, और दोनों घुटनों के नीचे रखे उस रोल को बेलन की तरह होगा। बेलन से थोड़ा ऊंचा होगा, मोटा होगा, और जितना मोटा होगा उतना अच्छा होगा। म्यूट हो गया सर, सर म्यूट हो गया। म्यूट हो गया, म्यूट हो गया। हेलो, जी जी, अनम्यूट करिए। सर कुछ समझ नहीं आ रहा, म्यूट है सर का। ये वो सर म्यूट हो गया वापस। माइक को एक ही बार टच करें सर। का भी इशू है। जी हो गया, नहीं हुआ, नहीं हुआ सर। आपको हो गया आवाज सही हेलो जी जी हो गया, मैं बोलूं? जी सर। अच्छा, तो एक तो आपको कुंजल करना है, दूसरा आसन करना है। हाँ, घुटने के लिए बता रहा था, रोल बनाइए, रोल बना के घुटनों के नीचे रख के और पैर को लूज करिए, एड़ी को जमीन पर लगा के घुटने को ऊपर उठाइए और रोल को अच्छी तरह से रख करके, और उसके बाद पैर को धीरे धीरे रोल के ऊपर लाइए और रोल के ऊपर ला के टाइट करिए, पैर को नीचे दबाइए। जैसे दबाएंगे तो पैर की एड़ियां ऊपर उठ जाएंगी, और जितना ऊपर उठे उतना आपकी सफलता है। पंजे को और टाइट कीजिए, पंजे को अपनी तरफ खींचिए और आगे भी ले जाइए, अपनी तरफ भी खींचिए। ये तब तक कीजिए 5-10 राउंड धीरे धीरे लेकिन पूरी ताकत से, कि घुटना एकदम थक जाए, ऐसा लगे कि पैर थक गया। तो एक तो ये करेंगे, और तिल के तेल से आप घुटने में मसाज भी करेंगे, जैसे छोटे बच्चे के सिर में मालिश करते हैं, ठीक दोनों पैरों को थोड़ा थोड़ा मोड़ लीजिए बैठ के जमीन पर, और तिल का तेल लेके आधा आधा चम्मच दोनों घुटनों में लगाइए, दोनों हाथों से एक साथ क्लॉकवाइज, जैसे बच्चे के सिर में मसाज करते हैं। आधा चम्मच तेल, आधा से 1 चम्मच तेल एक घुटना में रोज सुखाइए, इतनी देर रगड़िए, उसको मलिए कि तेल एब्जॉर्ब हो जाए। और इतना करने से खाने में आप गैस वाली चीजें नहीं खाएंगे, जैसे अरबी की सब्जी या राजमा या चावल या आलू, इन सब चीजों को मत खाइए। वैसे भी वजन कम करना है, और वजन कम करने के लिए आपको गर्म पानी पीना पड़ेगा, कम से कम 8 गिलास रोज, 1-1 घंटे में गैप देके। ये नहीं कि याद आया तो 2 गिलास 3 गिलास पी लिया, ऐसे नहीं, आपको हर 1 घंटे में 1 गिलास गर्म पानी दवाई की तरह पीना है। और आप देखेंगे घुटना भी ठीक हो जाएगा, मोटापा भी ठीक हो जाएगा, और हमेशा के लिए आपका घुटना स्वस्थ हो जाएगा। चलिए, और कोई बताइए। थैंक यू सर। सर एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है। मेरी 8 साल की बेटी है। जस्ट अ मिनट। एग्जाम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए, बाकी एक एक लोग करके क्वेश्चन पूछ लीजिए। आज की क्लास अरेंज की गई थी एग्जाम की तैयारी के लिए, पर ये तो कंसल्टेंसी शुरू हो गई भाई। आपको एग्जाम से रिलेटेड अगर कोई सवाल पूछना है तो पूछिए, नहीं तो हम मीटिंग एंड करेंगे फिर। अब नहीं, पूछ लेने दीजिए, बाकी और लोगों का एग्जाम का कोई क्वेश्चन हो तो पहले रेज कर ले, बाकी पहले एग्जाम क्लियर कर लीजिए, अपनी एग्जाम से सवाल जो भी है वो क्लियर कर लीजिए, जो पूछना है समझना है। सर एग्जाम का पैटर्न आप ही बता दीजिए कि किस तरीके से पैटर्न होगा, क्या होगा, क्योंकि वाइड है बहुत, हमने तो सिर्फ 15 दिन में ही पढ़ा है, तो हम किस तरह से उसको तैयारी करके एग्जाम देने लायक बन जाए। एग्जाम में बहुत ही आसान होगा, एग्जाम कुछ भी नहीं है, बस आप लोगों का अटेंटिवनेस चेक करना है। आप लोगों ने सही से शिक्षा जी ने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, आप लोगों ने सही से पढ़ा कि नहीं पढ़ा,
समझा कि नहीं? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे या वन लाइन क्वेश्चन होंगे, शार्ट टाइप क्वेश्चन आएंगे। ठीक है सर। सर ब्रेन स्ट्रोक की प्रॉब्लम को कैसे उसको सॉल्व किया जा सकता है? अगर किसी को ब्रेन स्ट्रोक है और सारा दिन वो चक्कर में है, बीपी हाई है, तो उसे इस क्रिया के द्वारा कैसे ठीक किया जा सकता है? हाँ जी, यादव सर हाँ ब्रेन जी जी, ब्रेन स्ट्रोक भी है, हाँ जी, और बीपी हाई बहुत रहता हो और सारा दिन वो उस बंदे को चक्कर ही रहते हो, तो ऐसी बीमारी को कैसे ठीक किया जा सकता है? बीपी भी हाई है, थायराइड भी है। हाई बीपी के कारण ही चक्कर भी आता है, और हाई बीपी के कारण ही जो भी ब्रेन स्ट्रोक बोल सकते हैं या ब्रेन हेमरेज तक हो जाता है। क्योंकि देखिए शरीर जब पानी, आप नॉर्मली ऐसे समझा रहे हैं जैसे पानी का प्रेशर जा रहा है किसी पाइप में, और पाइप बहुत मजबूत है तो प्रेशर तो जा रहा है, लेकिन अगर वो पाइप कहीं कमजोर होगा, जहां भी कमजोर होगा वहां से पानी का प्रेशर ज्यादा है तो फट जाएगा। तो हमारे शरीर में नस नाड़ियों में प्रेशर ज्यादा हाई, प्रेशर ज्यादा हो ब्लड का, तो सबसे कमजोर नर्व्स होती है हमारी ब्रेन में, वो बेचारी फट जाती हैं। और बीपी हाई क्या होता है मैं थोड़ा सा बता दूं, आप लोग जानते होंगे तो, कि जो पंप करता है हार्ट और एओर्टा एंड आर्टरीज में जहां पर भी ब्लॉकेज होगा कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होने से या कचरा के कारण या जो भी भाषा में बोलिए, अगर जहां से सिरा और धमनी में कहीं भी कचरा होगा तो पंप करने में दिक्कत होती है, ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है। जैसे पाइप अगर 1.5 इंच का है उसको अगर ब्लॉक कर दिया जाए, केवल 1 इंच का कर दिया जाए या पौना इंच का ही कर दिया जाए दबा करके उसको, तो प्रेशर अपने आप बढ़ता चला जाता है। जिस फ्लो में पानी निकल रहा है और उस पाइप के मुंह को थोड़ा थोड़ा बंद करता जाए, उसी परसेंटेज से उसका प्रेशर बढ़ता जाता है। तो हार्ट का भी यही होता है कि जितना अगर ब्लॉकेज नहीं है तो नॉर्मल प्रेशर से हार्ट पंप करता है, लेकिन अगर वो ब्लॉक हो जाता है कचरे की वजह से तो प्रेशर बढ़ता जाता है। प्रेशर का खामियाजा भुगतना पड़ता है ब्रेन की नर्व्स को, सबसे सेंसिटिव और सबसे कमजोर होती है, और वही नस फट जाती है, नाक से ब्लीडिंग हो सकती है, दिमाग में ब्लीडिंग हो जाती है। अब हम आते हैं विषय पर, आपके प्रश्न पर, कि अगर आप किसी भी पेशेंट को देखेंगे बीपी हाई है तो उसको या तो पहले तो सिर में दर्द रहेगा, जलन होती आंखों में, चिड़चिड़ा होगा, घबराहट होगी, उसका किसी काम में मन नहीं लगेगा, फोकस एकाग्र नहीं कर पाएगा, और बॉडी में दर्द होगी, स्टेमिना नहीं होगी, बहुत सारे सिम्टम्स है, हार्ट बीट ज्यादा होगी। तो जितने भी सिम्टम्स है उसका कारण एक ही है कि ब्लॉकेज। तो कारण को हम दूर करेंगे, हम उसके सिम्टम पर नहीं जाएंगे। कारण क्या है कि उसको ऐसा भोजन दीजिए कि उसका कोलेस्ट्रॉल कम हो, ब्लॉकेज खत्म हो जाए। तो उसके लिए लहसुन, कच्चे लहसुन 2 से 3 तोरियों को किसी भी तरीके से कच्चे फार्म में, कई लोग निगल जाते हैं, निगलने से फायदा नहीं होगा क्योंकि हमारे पेट में ग्राइंडर नहीं है, तो बॉडी को ऑब्जर्व नहीं कर पाता है। 2-4% ठीक है, उसके ऊपर का जो रस है वो बॉडी ले लेती है। तो इसलिए लहसुन को पेस्ट बना के या चटनी में डाल के, चाहे धनिया की चटनी हो, पुदीने की चटनी हो, चटनी बनाइए, चावले की चटनी बनाइए, चटनी में हरा लहसुन, मैंने कच्चा लहसुन 2-3 तोरियां डालिए और उस तरह से दीजिए। अगर उस तरह से नहीं लेता है तो पेस्ट बना के 1 चम्मच का पेस्ट बना के आधे कप गुनगुने पानी में मिला के उसको पिलाइए। एक तो लहसुन हो गया। आंवले का रस, 2 से 3 आंवले का रस खाली पेट उस पेशेंट को पिलाइए, और साथ में नेचुरोपैथी के हिसाब से डाइट भी लीजिए, प्राणायाम भी करिए। बहुत भयंकर प्राणायाम यानी भस्त्रिका वगैरह सूर्यवेदी प्राणायाम नहीं करेंगे जो शरीर को उष्मा देता है। शीतकारी प्राणायाम, शीतली प्राणायाम करें, लोम विलोम प्राणायाम करें, ओम का जाप करें तो ज्यादा लाभ होगा। और आसनों में हल्के हल्के आसन कराइए। और पेशेंट को खाना में तेल की चीजें, नमक की चीजें बिल्कुल मत दीजिए। अगर शुगर नहीं है तो उसको नारियल पानी दे सकते हैं, नारियल पानी नहीं मिलता है तो खीरे का रस या घी का रस सुबह खाली पेट 1-1 गिलास दीजिए, तो पेशेंट का ब्लॉकेज भी खत्म हो जाएगा। और जितने भी सिम्टम बता रहे हैं, चक्कर आना या सिर में दर्द होना या जो भी आप सिम्टम बता रहे हैं, वो सारा खत्म हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। थैंक यू सर। सर मुझे पूछना था कि हड्डी बढ़ने का भी नेचुरोपैथी में उपाय है क्या सर? जैसे भोजन की नाक की हड्डी बढ़ जाती, किसी की एड़ी की हड्डी बढ़ जाती है। लेकिन नेचुरोपैथी में, योग में, आयुर्वेद में दुनिया का हर इलाज है। अगर हड्डी बढ़ जाती है, हड्डी बढ़ने को लोग क्या सोचते हैं कि जैसे हड्डी बढ़ गई का मतलब जैसे कोई पेड़ पौधा बढ़ जाता है वैसे बढ़ गई हड्डी। हड्डी बढ़ने का कारण होता है कैल्शियम की कमी, और कैल्शियम की कमी से हड्डी क्यों बढ़ जाएगी? आप कहेंगे कमी से तो कम होना चाहिए और घिस जाना चाहिए, तो बढ़ के जाती है। तो
कैल्शियम की कमी से क्या हो जाता है कि हड्डी के बीच में खोखला होता है, छेद होता है, जैसे बांस की पाइप देखे होंगे बैम्बो में बीच में छेद होता है। तो उसी तरह से हमारी हड्डी में कोई भी हड्डी हो, जितनी मोटी होती है, जितनी बड़ी होती है, उतना ही उसका होल बड़ा होता है। तो चाहे उंगली की भी हड्डी हो, उसमें छेद होता है। तो कैल्शियम की कमी से क्या होता है, और छेद और ऊपर का सिरा के बीच में जो मोटाई होती है उसको डेंसिटी बोलते हैं, बोन डेंसिटी। तो बोन डेंसिटी ही हमारी हड्डी का असली सशक्त माने स्ट्रांगनेस का कारण होता है और पैरामीटर होता है, मापदंड होता है। कैल्शियम की कमी से वो डेंसिटी कम हो जाती है, और कम होके जैसे आप देखे होंगे ढोकला फूल जाता है। ढोकला मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ढोकला क्या होता है, खोखला होता है लेकिन देखने में बहुत मोटा होता है। तो हमारी हड्डी भी कैल्शियम की कमी से फूलने लगती है। फूलने से क्या होता है कि अंदर तो कमजोर हो रही है, खोखली हो रही है, लेकिन उसका साइज बढ़ता जा रहा है। तो या तो जोड़ों में बढ़ जाती है, या एड़ी में बढ़ जाती है, या अंगूठे की गांठ बढ़ती है, या कलाई की गांठ बढ़ती है, या अंगुलियों की हड्डी बढ़ती है। वो हर जगह नहीं बढ़ जाती है, किसी खास जगह ही बढ़ती है, जहाँ ज्यादा काम शरीर का हो वहीं पर हड्डी बढ़ती है। तो जब हड्डी बढ़ जाती है तो वो मूवमेंट में भी दिक्कत होती है, दर्द भी होती है, देखने में भी अजीब लगता है। तो सबसे पहला उपाय है कि उसको कैल्शियम की जांच करके तुरंत कितना कम है उसके हिसाब से डाइट लीजिए। और ना भी जांच कराएं नेचुरोपैथी में तो कैल्शियम के लिए जितने भी सोर्सेज है, तिल की चटनी खाइए, दूध पीजिए, कच्ची हल्दी लीजिए, और फ्लैक्सीड लीजिए, दूध लीजिए। दूध तो बता दिया। धूप का सेवन जरूर करिए, क्योंकि कैल्शियम की या किसी चीज की कमी क्यों होती है इसके तय में जाना है कि हम चीज खा रहे हैं, खाना रोज, सब्जी भी खा रहे हैं, फल भी खा रहे हैं, दूध भी पी रहे हैं, रोटी भी खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कैल्शियम की कमी हो जाती है। कमी कब होती है, जब हमारे शरीर में सब कुछ खाते हुए कमी होने का मतलब कि हमारे शरीर में बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है। जो भी चीज हम ले, जैसे एक पानी है, डालते हैं गमले में तो पानी बह जाता है। एक होता है मिट्टी जो सोख लेती है। तो सोखती वो है जो अंदर से फूली हो, और सोखती वो नहीं है जो अंदर से ठोस हो, उसके अंदर छिद्र नहीं है पानी जाने का। तो हमारे शरीर में भी विटामिन डी की कमी के कारण, D3 के कारण क्या होता है कि हमारे शरीर में जो एब्जॉर्प्शन पावर है, शोषण करने की जो प्रक्रिया है, वो धीमी हो जाती है। तो जब धीमी हो जाती है तो जो भी हम चीज खाते हैं, हमको लगता है कि हम तो बादाम भी खा रहे हैं, हम तो सेब भी खा रहे हैं, हम संतरा भी खा रहे हैं, और सलाद भी खा रहे हैं, दूध भी पी रहे हैं, लेकिन बॉडी में उसको ऑब्जर्व कर नहीं पाती शरीर। तो जब नहीं कर पाती, जो शरीर को चाहिए वो डिफिशियंसी हो जाती है। उसमें से आयरन भी हो सकता है, कैल्शियम भी हो सकता है, जिंक हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है, कोई भी मिनरल हो सकता है। तो सबसे पहले धूप का सेवन करना है, और प्राणायाम करना है, और योगाभ्यास करना है, और बैलेंस डाइट लेनी है। अगर कैल्शियम की कमी है तो डाइट में कैल्शियम, तिल, फ्लैक्सीड, दूध, कच्ची हल्दी, इन सब चीजों का समावेश करें, ठीक हो जाएंगे। और सर मैंने सुना है, तिल के तेल से सर मसाज भी करिए, ताकि लोकल भी मसाज से आराम मिल जाए। जी बताइए। सर मैंने सुना है कि जब यूरिक एसिड बढ़ जाता है बॉडी में, तब भी आपकी ऐसे बोन जो आप बता रहे हैं कि अंगूठे की साइड, कलाई में बढ़ जाता है, तो ये कहाँ तक आपको सही है? आपको बीच की बात मालूम है, यूरिक एसिड क्यों बढ़ता है? यूरिक एसिड तभी बढ़ता है जब आपकी, जैसे बताया कि विटामिन डी की कमी के कारण एब्जॉर्प्शन पावर हमारी कम हो जाती है। तो जो एब्जॉर्ब करते हैं, खाते हैं, उसका वेस्ट मटेरियल भी बनता है। वेस्ट मटेरियल बनता है, वो निकलता भी है। जैसे हम पानी पीते हैं तो यूरिन से निकलता भी है, खाना खाते हैं तो मल से निकलता है, या हम पसीना से निकालते हैं, सांस लेते हैं तो हम छोड़ते भी हैं। उसी तरह से जो भी हम चीज खाते हैं, कैल्शियम ले, चाहे जिंक ले, चाहे फास्फोरस ले, चाहे आयरन ले, उसका वेस्ट मटेरियल भी निकलता है। लेकिन जब एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, तो जो निष्कासन प्रणाली है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, जैसे घर में एग्जॉस्ट फैन है, खिड़की है, दरवाजे है, जिससे हवा निकलती है, धुआं बन जाए तो निकलता है किचन से, उस तरह से हमारे निकालने वाले भी अंग होते हैं, जैसे किडनी है, फेफड़ा है, पोर्स है, आते हैं, गंदगी को निकालती हैं। वो अंग भी काम नहीं कर पाते हैं डिफिशियंसी के कारण, विटामिन डी के कारण। तो जब नहीं निकालते हैं तो वो यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो आपने लक्षण तो बता दिया, लेकिन मैं लक्षण को इसलिए नहीं बताया कि कारण को ठीक कर दीजिए तो ये लक्षण अपने आप ठीक हो जाएगा। अगर एब्जॉर्प्शन पावर होगी तो निष्कासन प्रणाली भी अपने आप काम करेगी। अगर एब्जॉर्प्शन पावर नहीं है तो निष्कासन पावर भी खत्म। बिजली जाने से पंखा भी बंद हो जाएगा, एसी भी बंद हो जाएगा, लाइट भी बंद हो जाती है। तो हमारा विटामिन डी की कमी से एक्सक्रीटरी सिस्टम भी डल हो जाता है, और एब्जॉर्प्शन सिस्टम भी डल हो जाता है। तो यूरिक एसिड बढ़ने से ही जोड़ों में दर्द होती है। जोड़ों में दर्द होने के कारण यूरिक एसिड है, लेकिन उसका मूल कारण है विटामिन डी की कमी।
तो नेचर के साथ रहिए और इसमें कैल्शियम ऐसा की भी कमी। होता है कि लाइक वाटर की इनटेक कम होता है, जैसे जिन लोगों का यूरिक एसिड बढ़ता है उनका वाटर इनटेक भी कम होता है। अब आप बच्चे की तरह सवाल कर रहे हैं। कारण जो होता है एक ही होता है, उसके सिम्टम अलग अलग होते हैं। कारण और भी बहुत सारे हैं। आप कहना ठीक भी है कि पानी कम लेने से भी होता है, लेकिन पानी अगर कम लेते हैं लेकिन बाकी एक्सक्रीटरी सिस्टम आपका ठीक से काम कर रहा है तो वो अपना जबरदस्ती निकाल देगा। लेकिन अगर पानी एकदम कम पीते हैं तब तो सिस्टम भी काम नहीं करेगा। किडनी में निकालती है जब आपका लिक्विड, चाहे दूध के रूप में, सूप के रूप में, दाल के रूप में, पानी के रूप में, लस्सी के रूप में। अगर पानी कम भी पीते हैं लेकिन लिक्विड ज्यादा तरीके से दूसरे तरीके से ले लेते हैं तो किडनी अपना मैनेज कर लेती है। लेकिन लिक्विड आप किसी भी तरीके से नहीं ले रहे हैं तब तो एक कारण हो सकता है जो आप बोल रहे हैं। तो पानी खूब ओके पीना सर। है और गुनगुना पानी सभी पेशेंट को बोलिए, गुनगुना पानी पिए। बस किडनी पेशेंट को पानी ज्यादा नहीं पिलाना है, ध्यान रखिए। जी एनी क्वेश्चन? जी 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 सर, सारे नहीं सर। मेरा एक क्वेश्चन है, हमारी बेसिक नेसेसिटी मतलब क्या क्या होनी चाहिए? कोई जैसे हम घर में ही अपना नेचुरोपैथी सेंटर या कुछ इस तरह से ट्रीटमेंट सेंटर स्टार्ट करते हैं इनिशियल लेवल पे, और हमारी प्रोफेशनल अप्रोच कैसे होनी चाहिए पेशेंट के लिए? मतलब उसको हम कैसे मेंटली भी हम उसको थोड़ा रिलैक्स कर पाए, किस तरह से हम उसको डील कर सकते हैं उस सिचुएशन को? आपका प्रश्न ऐसा है कि रामायण बताइए 2 मिनट में। तो एक राजा दशरथ थे, उनके 4 बच्चे थे, उसमें एक राम को जब वनवास हो गया, उनकी पत्नी को रावण ने चुरा लिया, उसके बाद राम ने रावण को मार दिया। यही रामायण था। वैसे मैं बता देता हूँ। नेचुरोपैथी सेंटर खोलने के लिए आपके पास जगह होनी चाहिए। जगह में सारे थेरापी, मड थेरापी, हाइड्रोथेरापी, कुरुम्ब थेरापी, सारे मसाज के लिए, स्टीम के लिए सारे साधन होने चाहिए। योगा के लिए जगह होनी चाहिए, प्राकृतिक वातावरण होना चाहिए। आपके पास भोजन की भी डाइटिंग, कैसे डाइट लिया जाता है उसका पूरा डाइट चार्ट होना चाहिए। हर पेशेंट के लिए क्या डाइट देना उसका ज्ञान होना चाहिए। आसन, अब नेचुरोपैथी में कैसे मड लगाते हैं, किस बीमारी में मड नहीं लगाते हैं। आपसे मैं पूछूं कि मड पैक किसको नहीं देते हैं, किस पेशेंट को, तो आप क्या करेंगे? ये सभी लोगों से मेरा सवाल है कि मड पैक किस पेशेंट को नहीं देंगे? जहाँ पे वुंड हो, जहाँ पे जख्म हुआ हो, या हाँ, ओपन सर्रोसिस में जहाँ जख्म हो। हाँ, ओपन रिपीट नहीं जख्म हो करेंगे। सर। जब आप रिपीट नहीं करेंगे एक एक करके सब लोग बताइए, मड पैक किस पेशेंट को नहीं देंगे? सर जहाँ पे जख्म हुआ है या कोई भी ओपन पार्ट है वहां पे नहीं होगा, जैसे चीर पड़ी हुई है। ओके, नेक्स्ट दूसरे बताइए। सोराइसिस सब लोग सोराइसिस की बताइए। बीमारी में भी नहीं देते हैं, सोराइसिस में भी हाँ नहीं जी, देते हैं सर। किसमें? सोराइसिस जो प्रॉब्लम हो ओके, जाती है, नेक्स्ट स्किन डिसीज। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट बताइए। एक्जिमा, स्किन डिजीज, इसमें भी मड पैक नहीं देंगे सर? जैसे ओके, स्किन पे नेक्स्ट एक्जिमा एक एक करके बताते जाइए। पेशेंट बहुत वीक है तो भी नहीं देते शायद। ओके, नेक्स्ट। सबका हो गया? जी जी सर, आप देखिए, बताइए। जो भी आप लोगों ने बताया है ये किसी बीमारी में मना नहीं है। मड पैक, मड पैक एक ही बीमारी में मना है, अस्थमा, या अस्थमा बिगड़ जाने पर निमोनिया हो जाए, उस बीमारी में मड पैक नहीं देते हैं। अन्यथा मड पैक जैसे आप करें कटा हुआ हो, कटा हुआ पर मड पैक, अगर मड अच्छी चार्ज की हुई हो और कटा हुआ हो, हम मड लगा दीजिए, बहुत जल्दी हील करेगा वो। क्योंकि प्रकृति का सारे तत्व तो मड में होता है। मड मिट्टी से ही सारी चीजें निकलती है। और पानी जो है, मिट्टी जैसे गन्ने का रस होता है तो उसमें गन्ने का तत्व होता है, करेले के रस में करेले का तत्व होता है, गाजर के रस में गाजर का तत्व होता है। उसी तरह से पानी में पृथ्वी के सारे तत्व होते हैं, सारे मिनरल्स मिट्टी में होते हैं। तो मिट्टी मड पैक लगाने का मकसद ही होता है कि शरीर में जो डेफिशिएंसी है उसको, हीलिंग पावर भी है उसमें, एब्जॉर्प्शन पावर भी है। और जितने भी शरीर में डेफिशिएंसी है, कुछ लोग बताया कमजोर व्यक्ति को नहीं देना है, कमजोर व्यक्ति को मसाज के बाद मड पैक लगाइए, देखिए उसके बाद ऊर्जा लेवल, एनर्जी लेवल कैसे जल्दी जल्दी बढ़ जाएगा। और सिरोसिस में भी देंगे, हर जगह देंगे। बस निमोनिया के पेशेंट को या अस्थमा के पेशेंट को मड पैक नहीं देंगे, क्योंकि इसका ठंडा प्रभाव पड़ता है, इसका तासीर ठंडा है, कफ बनाएगा। हाँ, अस्थमा जब मैनेज हो जाए
तो एस्थमेटिक पेशेंट जब ठीक हो जाए तो सबको दे सकते हैं। ये याद रखिएगा, मड पैक किसी को मना नहीं है, केवल निमोनिया एंड एस्थमेटिक पेशेंट को नहीं देते। अच्छा, अब मैं आता हूँ आपके जवाब पर। मैं थोड़ा टटोलना चाहता था कि आप लोग सेंटर खोलने जा रहे हैं, कितना जानकारी है। तो अब मैं बताना चाहता हूँ, सेंटर के लिए जगह चाहिए, बाकी एक्सपर्ट आपको नॉलेज चाहिए। दूसरा कि डेडिकेशन, हार्ड वर्किंग होना चाहिए, और आपके घर में मड पैक की व्यवस्था हो। मड कैसे तैयार करना हो, कहाँ से लाएंगे, कैसे, सब व्यवस्था बहुत विधि विधान को, क्योंकि पेशेंट इनोसेंट होते हैं, उनको अगर आप सही तरीके से सही चीज नहीं देंगे तो आप पाप के भागी भी होंगे। एक तो ठीक नहीं होगा, दूसरा आपके ऊपर पाप लगेगा। सेवा भाव से करना है तो सब ज्ञान पहले होना चाहिए, पहले प्रैक्टिकल नॉलेज, एक्सपीरियंस सीख करके तभी सेंटर खोलिए तो ज्यादा बेहतर होगा। तो मड पैक, बॉडी मसाज कैसे देना है, किस अंग को कैसे मसाज करेंगे, घुटने में प्रॉब्लम है तो कैसे देंगे, कूल्हे में प्रॉब्लम है तो कैसे देंगे, सर्वाइकल में कैसे देंगे, अगर आपको स्टेप्स साइंटिफिकली मालूम है तभी दीजिए, नहीं तो मत दीजिए। उसी तरह से डाइट का है, अगर आप गलत डाइट दे देंगे तो बीमारी घटने की वजह और बढ़ जाएगी। नेचुरोपैथी दुधारी तलवार है, अगर आप ठीक से देंगे तो इससे बढ़िया कोई दुनिया का थेरेपी नहीं है। एलोपैथ भी इसके सामने कुछ नहीं है, और अगर गलत मालूम है या गलत कर देते हैं तो बीमारी बहुत खतरनाक होती है। तो आप लोग सेंटर खोलिए, नेगेटिव मत जाइए, मैं हौसला बढ़ाना चाहता हूँ, खोलिए लेकिन जानकारी लेते जाइए, और उसके बाद हर सुविधाएं बढ़ाते जाइए। स्टीम बाथ लगाइए, मड पैक रखिए, मसाज की टेबल रखिए, आप प्रेशर का पॉइंट सारे रखिए। डाइट थेरेपी के लिए सारा काढ़ा बना सकते हैं, जूस बना सकते हैं, अंकुर बना सकते हैं। पेशेंट को डाइट का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि नेचुरोपैथी में डाइट ही सबसे बढ़िया दवाई है। तो बाकी आपका सफाई का ध्यान रखिएगा, चादर रिपीट नहीं होनी चाहिए पेशेंट को, यूज एंड थ्रो वाला चादर रखिए। एक पेशेंट को यूज करने के बाद उसको फेंक दीजिए। चादर यूज नहीं होनी चाहिए, रीयूज कभी नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखिए। तो सफाई का ध्यान रखना है, बाकी थेरेपी का ज्ञान होना चाहिए। बाकी नेचुरोपैथी और योगा दोनों साथ साथ रखिए, आयुर्वेद भी साथ रखिए, बहुत अच्छा रहेगा। एक्यूप्रेशर भी रखिए, और भी थेरेपी जितनी है सब रखिए। अनुभव पहले प्रैक्टिकल ले लेने के बाद सबको मैं यही निवेदन करूंगा। सर आप कुछ बुक्स भी सजेस्ट कर सकते हैं बेसिक, जैसे जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो, जिस पढ़ना। बुक्स तो बहुत सारी हैं, जो भी किताब होती है सब ज्ञान से भरी हुई है। कोई भी अच्छा मित्र और अच्छी पुस्तक संयोग से अच्छी मिल जाए तो आपका काम हो जाएगा। पुस्तक जैसे प्राकृतिक चिकित्सा की कोई भी किताब ले लीजिए, इंग्लिश या हिंदी में, आपको ज्ञान हर जगह से मिलेगा। किताब कोई खराब नहीं होती है, बस आपको उसको कितना समझना है, आप उसको किस, वो वाली किताब लीजिए जिसकी भाषा आपको समझ में आ रही है, यानी कि बहुत शुद्ध हिंदी में हो या बहुत शुद्ध अंग्रेजी में हो, आप समझ ही नहीं पा रहे तो दिक्कत है। ऐसी भाषा वाली लीजिए जो आपको समझा पाए और जिसमें व्याख्या अच्छी तरह से हो, तो ये वाला आपको माध्यम ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी किसी संस्थान के साथ सीख करके करिए तो ज्यादा अच्छा। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इज मस्ट। नीम हकीम खतरे जान, अगर आधे जानकारी है तो आप किसी के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। जी सर, थैंक यू सो मच। सर एक बेसिक क्वेश्चन था। एक्चुअली मैंने लेट ज्वाइन किया था, मैंने थेरेपिस्ट तो सब देखी सर पर एक्चुअली मेरे को बेसिक मैकेनिज्म इसके पीछे का नहीं समझा सर, आप शॉर्ट में बता सकते हैं क्या? नेचुरोपैथी का मैकेनिज्म या सबका रिपीट करूं? नहीं, मतलब बेसिक कि हम गरम ठंडा क्यों करते हैं, बेसिक मतलब डायलेशन, वेजो डायलेशन, या क्या वो बेसिक होता है? अच्छा, नेचुरोपैथी का बेसिक सिद्धांत जो 10 सिद्धांत नेचुरोपैथी का वो है। हाँ जी सर, मतलब गरम और ठंडा। अच्छा, तासीर गरम ठंडा। देखिए अंग्रेजी में कहावत है कि एवरी एक्शन हैज इट्स ओन रिएक्शन, हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। नेचुरोपैथी में ये सिद्धांत बहुत लागू होता है कि कौन सी चीज, लोग कहते हैं कि हल्दी गर्म होती है, आलू गर्म होता है, मिट्टी गर्म होती है, वगैरह वगैरह। लोग एग्जाम्पल, कोई चीज ना गर्म होती है ना ठंडा होती है, तो उसका प्रयोग करना अगर आपको आ जाए तो उसका रिएक्शन, तासीर अपने आप बदल जाता है। एग्जाम्पल के लिए कि आलू को अगर भून दीजिए, तल दीजिए, पका दीजिए और उसके बाद खाइए तो उसका तासीर गर्म हो जाता है। लेकिन अगर उसी कच्चे आलू को अगर पेस्ट बना दीजिए, चटनी बना के, और अगर कहीं जल भी गया हो, जलन हो रही हो, तो लगा दीजिए तो एकदम ठंडक पहुंचाता है। बल्कि हम नेचुरोपैथी में सलाह देते हैं कि जले हुए पर कच्चा आलू पीस करके पेस्ट बना के लगाइए, उसका तासीर ठंडा हो जाता है।
उसी तरह से मड है, मड पैक अगर आपको किसी को बुखार में लगाना हो तो ठंडा नॉर्मल मड लगाइए, पैक जैसे देते हैं। लेकिन किसी को अगर लू लग गई हो, उसको मड पैक लगाना हो तो नॉर्मल मड लगाते हैं। उसी तरह से अब आपका सवाल का जवाब मैं देना चाहता हूँ, पानी ठंडा और गर्म, जैसे नेचुरोपैथी में हॉट एंड कोल्ड का बहुत, हॉट एंड कोल्ड बाथ, हॉट फुट बाथ, कोल्ड फुट बाथ या नॉर्मल फुट बाथ, या शावर लेते हैं गर्म से नहाएं कि ठंडे से नहाएं। नेचुरोपैथी बोलते हैं कि गर्म ठंडा स्नान करना चाहिए। तो गर्म और ठंडा का क्या लॉजिक है मैं बता देता हूँ। अगर आप गर्म पानी से नहाते हैं तो नहाते समय तो आपको बहुत मजा आएगा, अच्छा भी लगेगा, कंफर्टेबल लगेगा, खासतौर से जाड़े के दिनों में। लेकिन जैसे आप गर्म पानी आपके शरीर पे पड़ता है तो आपके शरीर के अंदर जो रक्त संचार है, गर्म शरीर के स्किन पर पड़ते ही ब्लड वहां से हट जाता है, दूर हट जाता है, अंदर डीप में चला जाता है और डीप में जाके सर्कुलेट होने लगता है। लेकिन डीप में जाने से क्या होता है कि ऊपर के सेल्स को खुराक नहीं मिलती है, ऊपर के सेल्स निष्क्रिय हो जाते हैं। और जैसे आप बाथरूम से निकलते हैं और जरा भी आपने, अगर कई लोग गलती कर लेते हैं गर्म पानी से नहाने के बाद कहते हैं मैं तो बेडरूम में जाके या अलमारी वहीं थोड़ी दूर के बाद है जाके दूसरे कमरे में कपड़े पहन लूंगा, और इसी इतने देर में उनको ठंड लग जाती है, जुकाम हो जाता है, साइनस हो जाता है, नाक बंद हो जाती है वगैरह वगैरह। तो अगर आप गर्म पानी से नहा रहे तो सावधानी क्या रखनी है, वहीं पर बंद बाथरूम को बंद करके और वहीं पर तौलिया से अच्छी तरह से पोंछ करके गर्म कपड़े पहन करके, या जाड़े चाहे गर्मी का भी दिन हो, अच्छी तरह से आप नॉर्मल पानी से भी नहा रहे हैं तो अगर आप शरीर को पोंछ करके कपड़ा पहन के निकलिए तब तो आपको एक्सपोजर नहीं होगा, सर्द गर्म नहीं होगा। अगर आपने गर्म पानी से नहाया, नॉर्मल पानी से नहाया और एकदम से बिना कपड़े पहने निकलते हैं तो आपको जरूर एक्सपोजर होगा। अब मैं नहाने के ऊपर कह रहा हूँ कि जाड़े के दिन में कितना भी ठंडा पानी से नहाइए, अंग्रेजी में नेचुरोपैथी में कहा गया है कोल्डेस्ट एंड शॉर्टेस्ट इज द बेस्ट ऑफ ऑल। कहते हैं ठंडा पानी हो, कितना भी ठंडा पानी हो, लेकिन थोड़े समय के लिए नहाइए, एक चाहे डुबकी लगाइए चाहे एक शावर लीजिए, शरीर गीला हो गया इतना ही काफी है। शरीर में एकदम बैठ के नहीं कि गर्म पानी से नहा रहे हैं, शैम्पू लगा रहे हैं, साबुन लगा रहे हैं, गाना गा रहे हैं उसमें आराम से, तो वो नहान आपको नुकसान करेगा। ठंडे पानी से अगर ऐसे करते हैं तो आपको जुकाम हो जाएगा, निमोनिया तक हो सकता है। तो ठंडे पानी से नहाना हो तो आप एकदम से जल्दी मग्गा से पानी डालिए या शावर से नहाइए, तुरंत जल्दी से जल्दी, शॉर्टेस्ट यानी कम से कम समय में जल्दी नहाना चाहिए। और उससे पहले अगर आपको शरीर को साफ करना हो अच्छी तरह से तो नहाने से पहले, पानी डालने से पहले शरीर को थोड़ा सा पानी लगा के, तेल की तरह पानी लगा के खूब फ्रिक्शन दीजिए, रगड़िए, या सूखे तौलिया से शरीर को रगड़ लीजिए, इसको बोलते हैं ड्राई फ्रिक्शन बाथ। तो सूखे तौलिया से नहाइए, पहले रगड़िए शरीर को, सूखे शरीर पर रगड़ने के बाद सारे पोर्स खुल जाते हैं, ब्लड ऊपर की तरफ आने लगता है। उसके बाद आप ठंडे पानी से नहाइए। ठंडे पानी से नहाने से फायदा क्या होता है, जैसे मैं बताया गर्म पानी से नहाते ही ब्लड डीप में चला जाता है, दूर चला जाता है, गर्मी पसंद नहीं ब्लड को। जैसे ठंडे पानी से हम नहाते हैं, शरीर को जैसे ठंड लगी, एकदम से जैसे हमारी फौज बॉर्डर पर चली जाती है, कुछ भी शंका हो जाए तो विरोधियों से, तो जैसे ठंडा पानी आता है ब्लड एकदम ऊपर की तह पर बहने लगता है, सर्कुलेट होने लगता है। आप देखेंगे ठंडे पानी से नहाने के बाद आप देखेंगे आपकी हथेली लाल हो जाती है, चेहरा लाल हो जाता है, और बॉडी लाल हो जाती है। लाल का मतलब ब्लड ऊपर की तरफ तह पे बहने लगता है, ऊपरी लेवल पर, जो अच्छी सेहत के लिए बहुत लाभदायक होता है। उससे हमारे सेल्स को, टिश्यूज को, ऑर्गन को बहुत अच्छा ऊर्जा मिलती है। ब्लड एक एनर्जी का सप्लायर होता है, एक ट्रांसपोर्टर होता है। तो ठंडे पानी से नहाने से आपके स्किन डिजीज नहीं होगी, आपके जॉइंट्स पे नहीं होंगे, और शरीर में तेजी से खून दौड़ने लगता है। गर्म पानी से नहाते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाता है क्योंकि ब्लड डीप में चला जाता है, लेकिन ठंडे पानी से नहाएंगे तो एकदम से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। तो उससे क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से फ्रिक्शन होता है रक्त कणों में, फ्रिक्शन होने से उसकी जो गंदगी है वो किडनी में चली जाती है एकदम से, या पोर्स के थ्रू निकलती है, या सांस के थ्रू निकलती है, तो सारा टॉक्सिन बाहर हो जाता है। ठंडे पानी से नहाने वाले को कभी ना आर्थराइटिस हो सकता है, ना जुकाम हो सकता है, ना कोई हाई बीपी हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती, मोटापा भी नहीं हो सकता है। तो ठंडे पानी से नहाने का लेकिन ध्यान ये रखना है कि कम समय में नहाना है, उससे पहले शरीर को साफ सुथरा कर लीजिए, या अगर जो मीडियम रास्ता है कि पहले गुनगुने पानी से नहा लीजिए, जितना नहाना लंबा, लास्ट में एक शावर ठंडे से ले लीजिए, तो ये भी आपको काफी हद तक आपको सुरक्षित रखता है। तो ठंडा और गर्म दोनों का हम ट्रीटमेंट में करते हैं। कोई फोड़ा हो गया, पक गया है, उसको निकालना है, उसका पस निकालना है, तो उसको पहले ठंडे डालिए। हाँ, शुरू करना है ठंडे से
और खत्म भी करना है, फिनिशिंग वाला भी ठंडे से करना है, ये ध्यान में रखिए। शुरू करना है ठंडे से, खत्म भी करना है ठंडे से, कभी गर्म से शुरू नहीं करेंगे ना गर्म से खत्म करेंगे। तो ठंडा पहले डालिए, फिर गर्म डालिए। अब डालने का टाइमिंग जरूर नोट करके रखिए कि ठंडे का सर ये टाइमिंग जितना होगा उसका सर ये डबल टाइम गर्म से। सर ये किसी भी थेरेपी में है, पहले ठंडा फिर गर्म फिर ठंडा, जैसे ये बात या अल्टरनेट कोई भी किसी भी थेरेपी में? थेरेपी में ठंडा लास्ट में होना चाहिए और शुरू में ठंडा होना चाहिए। नहाने में भी यही लागू होता है कि पहले एक शावर ठंडा ले लीजिए, अगर लंबा नहाना है तो बीच में गुनगुने पानी से नहाइए, साबुन शैम्पू लगाइए जो करना है, लेकिन लास्ट में ठंडा जरूर डालिए। तो स्टार्ट विथ कोल्ड एंड फिनिश विथ कोल्ड, ये थ्योरी है नेचुरोपैथी। तो जब हम थेरेपी के लिए, चाहे अर्थराइटिस पेशेंट को भी, अर्थराइटिस पेशेंट हो, स्वेलिंग हो, उसमें भी ठंडा गर्म स्नान या ठंडा गर्म सेक, चाहे घुटने में दर्द हो पहले ठंडा डालिए फिर गर्म डालिए, लेकिन अनुपात दोनों का अलग है। गर्म का ठंडे से 3 गुना होगा, यानी 1 सेकंड ठंडे के लिए डाल रहे हैं तो 3 सेकंड गर्म डालेंगे, 1 सेकंड ठंडा डालेंगे 3 सेकंड, यानी 3 गुना गुनगुना डालेंगे। ये ध्यान में रखना है, ये नहीं कि बराबर बराबर नहीं। तो ये बातों को ध्यान में, बहुत सारी बातें हैं उनका ध्यान में रखे, इसलिए प्रैक्टिकल किसी संस्था में जाकर सीख लेंगे तो ये सब बातें दिमाग में अपने आप बैठ जाएंगी जब अपने सामने करेंगे, खुद करेंगे इंटर्नशिप के रूप में। बेसिक आप लोग करते रहिए, अपने ऊपर करिए, दूसरे के ऊपर करिए, थोड़ा थोड़ा, ये नहीं कि मैं डरा नहीं रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा अभ्यास करिए, लेकिन एक प्रोफेशनल के रूप में सेंटर खोलना हो, प्रोफेशनल बनना हो तो थोड़ा ट्रेनिंग प्रॉपर होनी चाहिए। ये मेरा सलाह है और मेरा ऑर्डर भी है दोनों में। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। और कोई प्रश्न नहीं है तो सर जी। थैंक यू सो मच सर, बहुत बढ़िया जानकारी। धन्यवाद जी, सबको प्रणाम, सबको नमस्कार, जय श्री राम। नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, आपका एक्सपीरियंस, आपका अनुभव लेकर बहुत ही अच्छा। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। सारा श्रेय पराशर जी को जाता है, क्योंकि हाँ बिल्कुल सर, पराशर जी के माध्यम से सब लोग जुड़ रहे हैं। आप लोग खूब मन से पढ़ाई करिए, खूब मन से आगे बढ़िए, बहुत अच्छे फील्ड में है, क्योंकि इस फील्ड में वही आता है जिसका संस्कार और प्रारब्ध अच्छे कर्म होते हैं, नहीं तो बाकी कितने करोड़ों लोग हैं, बहुत कम लोग इसमें आते हैं। तो आप लोग आए हैं तो इसका मतलब बहुत अच्छे लोग हैं आप लोग।